जय हिंद साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। बैंकों से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, क्लर्क की वैकेंसी हैं और IBPS इसको कंडक्ट करवा रहा है। टोटल 11 नेशनल बैंक हैं। SBI बैंक को हटाकर बाकी टोटल 11 बैंक हैं जिन्होंने एक साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का फैसला लिया है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी हैं। टोटल 6035 वैकेंसियाँ हैं। इसकी यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, साथ ही साथ एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या एक डिग्री चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्या वो चाहिए या नहीं चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, हम फॉर्म कैसे भरें, इसका मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरते समय, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का मैं बिल्कुल फुल एनालिसिस करूंगा। साथ ही साथ आपको कौन सी बेस्ट बुक पढ़नी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, IBPS क्लर्क की वैकेंसियाँ टोटल 6035 वैकेंसियाँ हैं। इसमें टोटल 11 बैंक शामिल हैं। तो एक बार मैं 11 की 11 बैंकों के बारे में बता देता हूँ। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कनारा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, UCO बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये टोटल 11 बैंक है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आगे और बता दूं मैं, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रत्येक बैंक को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप सबसे पहले कौन से बैंक में जॉब करना पसंद करोगी। फिर दूसरी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको दूसरे बैंक को, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसे आपको 11 की 11 बैंकों को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। जिस बैंक में आप जॉब करना पसंद करते हैं ज़्यादा, आपका सपना है कि यार मैं बैंक ऑफ कनाडा में ड्यूटी करूं या फिर पंजाब नेशनल बैंक में काम करूं, तो आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप बैंक की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दिमाग में और क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई कैंडिडेट, जैसे आप राजस्थान से हैं तो आपने राजस्थान से फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्या आप किसी दूसरे स्टेट से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? भाई, राजस्थान से तो आपने कर दिया अप्लाई, लेकिन क्या आप राजस्थान के साथ साथ ही किसी और भी अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं? तो ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन एनी वन स्टेट एंड एनी वन यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। आप चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हो या चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप केवल एक ही स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप केवल एक स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, या आप यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं तो आप केवल किसी एक केंद्र शासित से, ठीक है। मतलब आप केवल एक ही स्टेट या एक ही केंद्र शासित प्रदेश से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर मैं राजस्थान से हूँ, क्या मैं यूपी से फॉर्म भर सकता हूँ, क्या मैं महाराष्ट्र से फॉर्म भर सकता हूँ? देखो, आप अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ की लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हो, आपको मराठी आनी चाहिए। आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हो, आपको गुजराती आनी चाहिए। आप राजस्थान से फॉर्म भर रहे हो, आपको राजस्थानी या राजस्थान की जो भी लैंग्वेज है जैसे हिंदी, इंग्लिश है, वो आपको आनी चाहिए। तो आगे एक लिस्ट बनाकर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, एक कैंडिडेट केवल एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरीज से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश से फॉर्म भर सकता है। अब एज के बारे में काउंट की जाए, देखो एज यहाँ पर मिनिमम है 20 साल, मैक्सिमम है 28 साल, और ये एज है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की। एज 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी। यहाँ पर मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। यदि आपका जन्म इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड के बीच का है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ये दोनों की जो डेट हैं वो भी इंक्लूड हैं। यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1994 को है तो भी फॉर्म भर सकते हो, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 2002 को हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हो, और इनके बीच में कोई भी डेट में यदि आपका जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये था यहाँ पर एज के बारे में। अब मैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देता हूँ कि एज में यहाँ पर आपको छूट कैसे मिलने वाली है। देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं।
क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन से लिखी हैं जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर ये इस तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है। तो आप इसको देख सकते हो कि आपको किस कैटेगरी से हो, आपको कितनी एज में छूट मिलने वाली है। आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपना मेन, ठीक है। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी हो सकती है, स्टेट यूनिवर्सिटी से भी हो सकती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी हो सकती है और ओपन यूनिवर्सिटी से भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आप यदि अपेयरिंग में हैं तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपका एग्जाम हो चुका है, आपका सर्टिफिकेट या आपका डिग्री आना बाकी है, और यदि आपका सर्टिफिकेट या डिग्री 21 जुलाई 2022 से पहले पहले आ सकता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका डिग्री सर्टिफिकेट यदि 21 जुलाई 2022 तक नहीं आ पाता है या इसके बाद में आता है तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन में परसेंट की बात की जाए, क्या यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50%, 60% होना जरूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, फिर चाहे वो आपकी बैक हो, चाहे आपकी 50% हो, चाहे आपकी 49% हो, चाहे आपकी 38% हो, केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक कंप्यूटर डिप्लोमा की ओर बात हुई है, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्किंग नॉलेज, ये दोनों आपको जरूरी होना चाहिए। आपको कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको उसका जो वर्किंग नॉलेज है वो भी होना चाहिए, उसके काम करने का भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री होना बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होना बिल्कुल अनिवार्य है, जो कि कब तक, 21 जुलाई 2022 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, एक कंडीशन रखिए यहाँ पर, यदि आपकी हाई स्कूल में, आपकी कॉलेज लाइफ में या फिर आपके इंस्टीट्यूट लाइफ में, यदि इस दौरान आपका कंप्यूटर यदि सब्जेक्ट रहा हुआ है, आपकी हाई स्कूल में यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट था, कॉलेज लाइफ में यदि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर था, या किसी इंस्टीट्यूट में आपने जो भी डिग्री किया उस टाइम यदि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर था, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको किसी अन्य कंप्यूटर की डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी चलेगा, ठीक है ना। यदि आपके पास हाई स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज लाइफ में जो भी, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई भी आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है या फिर आपकी 12th क्लास, इसके दौरान आपका या तो कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों में से कोई भी एक आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो आप यहाँ पर बिना किसी कंप्यूटर या आईटी के डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ से फॉर्म स्टेट भर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करें, जो आपका रिटन पेपर होगा जिसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। उसके बाद हम फॉर्म फीस के बारे में बात करें, यहाँ पर यदि आप SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कोटा से हैं तो आपकी 175 रुपये फीस रहेगी, जिसमें सारे टैक्स इंक्लूड हैं। और यदि आप OBC EWS जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 850 रुपये फीस रहेगी, जिसमें भी सारे टैक्स इंक्लूड हैं। सैलरी के बारे में मैं बात करूं, यहाँ पर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो रहेगी 32,407 रुपये, आपका बेसिक पे रहेगा 19,900 रुपये, और इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 29,664। ये NPS के अकॉर्डिंग है। अब NPS की स्कीम को राजस्थान में हटा दिया गया है, लेकिन ये नेशनल लेवल की वैकेंसी है तो यहाँ पर NPS का सिस्टम लागू रहेगा, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 32,407 रुपये रहेगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी खासा अमाउंट है जो आपको फर्स्ट मंथ में मिलने वाला है। अब यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म अप्लाई करने में, 10th की मार्कशीट चाहिएगी,
आपको ग्रेजुएशन का जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन की आपको यहाँ पर परसेंट लगानी होगी, आपको परसेंट भी लगानी होगी और आपको सब्जेक्ट भी लगाने होंगे। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको आधार कार्ड नंबर लगाने होंगे। यहाँ पर एक स्पेशली मांगा है पैन कार्ड नंबर, स्पेशली दे रखा है पैन कार्ड नंबर, तो आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर आपको लगाने पड़ेंगे। आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल फ़ोन नंबर होने चाहिए, ये दोनों ऐसे होने चाहिए जिनको आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, जिससे कि कोई भी अपडेट आए आपको मिल जाए। आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर की साइज़ क्या रहनी चाहिए वो वहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट सही है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर भी नहीं मांगा है। उसके बाद यदि हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपके जो फॉर्म हैं वो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। आपकी जो फीस है वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक जमा करवा सकते हो। इसके अलावा आपका कॉल लेटर है वो अगस्त 2022 में आएगा, मतलब एडमिट कार्ड अगस्त 2022 में आएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2022 में होगा, अभी डेट फिक्स नहीं हुई, बाकी मंथ फिक्स हो चुका है। ठीक है, कॉल लेटर ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स अगस्त 2022 में आ जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो आपका सितंबर 2022 में होगा, रिजल्ट आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए, उसका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा। और सॉरी, आपका मेंस का एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो सितंबर अक्टूबर में आएगा और आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगा। ठीक है, और प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका अप्रैल 2023 में हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी। उसके बाद आप कहाँ कहाँ के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, भूटान के, नेपाल के, इंडिया के, जहाँ के सिटीजन हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन था जो मैं बता चुका। और अब ये हम बात करते हैं पेपर पैटर्न किस तरीके से क्या रहने वाला है। आगे मैं फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा। देखो यहाँ पर बात करें हम बिल्कुल प्रीलिम्स पेपर की, फिर मेंस के पेपर की, तो सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं, क्योंकि अब भी हमें प्री क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश का जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथमेटिक वाला पोर्शन आएगा, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मिनट के, और 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जिनके लिए 20 मिनट का टाइम रहेगा। ऐसे आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, अब मैं यदि बेस्ट बुक की सजेस्ट करूं तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, आपको जितने भी क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए, उनको आपको अच्छे से सोल्व कर लेना चाहिए। उसमें जो मैथमेटिक का पोर्शन है, उनमें जो रीजनिंग का पोर्शन है, उनमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, उनको आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से उनको सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सोल्व करना, जो फिलहाल में किरण पब्लिकेशन वाले ने निकाल रखा है। इसके अलावा आप इंग्लिश के लिए कोई एक स्पेशल बुक, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कोई एक स्पेशल बुक, और रीजनिंग के लिए कोई एक स्पेशल बुक। आप एक गाइड के पीछे मत भगना, क्योंकि गाइड सारी चीज़ों को सही ढंग से कवर नहीं करेगी। तो आपको इनकी एक एक स्पेशल बुक, ठीक है, जो बैंक के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या बैंक के एग्जामों के लिए जो फेमस बुक है, उनको आप जरूर ट्राई करना सोल्व करने की। लेकिन अलग अलग बुक करना, आप किसी एक गाइड के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि गाइड में तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता। और रीजनिंग की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की और इंग्लिश लैंग्वेज की आप क्या करो, थोड़े दिन तो आप अच्छे से पढ़ लो। जब आपका एक बार या 2 बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर रेगुलर आप पर डे एक मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। दिन में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, मतलब आपको लगभग 100 से 150 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने? 100 से 150 मॉक टेस्ट देने हैं। एक मॉक टेस्ट 1 घंटे का होगा। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के दौरान आपको पता चल जाएगा 2 बातों के बारे में, कौन सा टॉपिक और कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, जो टॉपिक जो पोर्शन कमज़ोर है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जो टॉपिक जो पोर्शन आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है उस पर आपको कम ध्यान देना है। साथ ही साथ जब आप पेपर सोल्व करेंगे तो उस दौरान यदि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उसको आप नोट डाउन कर लो, उनके आप नोट्स बना लो बिल्कुल फुल स्पीड से, और फिर उन क्वेश्चनों को आप उस टाइप के क्वेश्चनों को आप सोल्व करने की कोशिश करो। तो इससे आपका क्या होगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम प्रॉब्लम कम हो जाएगी, और आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके होंगे।
ठीक है। साथ ही साथ जो कमज़ोर वाला पोर्शन है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मेंस के एग्जाम की, तो मेंस का एग्जाम बाद में होगा, अब भी उसके बारे में नहीं सोचना है, अब भी हमें केवल प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में सोचना है। ये कुछ लैंग्वेजेज हैं जो आप जिस स्टेट की हैं उस स्टेट से रिलेटेड हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी हिंदी इंग्लिश है, गुजरात में गुजराती हिंदी इंग्लिश है, तो इस तरीके से। तो ये कहाँ पर काम आएंगी? सपोज डैट आप राजस्थान से हो और आप पंजाब से फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी ये तीनों भाषाएं आनी चाहिए। अब सपोज डैट आपको पंजाबी नहीं आती तो फिर आप पंजाब से फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। यदि आप पंजाब से हो और आप गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हो लेकिन आपको गुजराती लैंग्वेज नहीं आती तो आप गुजरात से फॉर्म नहीं भर सकते। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में। देखो, फॉर्म भरने का प्रोसेस है, उसमें टोटल 6 स्टेप हैं। कितनी है? 6 स्टेप है, जिसमें सबसे पहले हम स्टेप की बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या फिलअप करवाएगा? इसमें आपका नाम आएगा, आपकी कैटेगरी आएगी, ठीक है, आप किस कैटेगरी से हैं, आपका क्या नाम है। और ध्यान रहे, ये मैंने एक मात्र ऐसा फॉर्म देखा है जहाँ पर आपको एक स्पेशल सुविधा मिलने वाली है। और वो स्पेशल सुविधा क्या है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको एरर बता देगा कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि आप यहाँ पर फॉर्म खुद अप्लाई करते हैं तो जैसे आपने अपना नाम फिलअप किया, AJAY मैंने अपना नाम लिखा, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली स्पेस लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है, जो नाम के फर्स्ट नाम फिर मिड नेम फिर लास्ट नेम, नाम के साथ जो स्पेस लग जाता है ना, अपने आप ही ऑटोमेटिकली लग जाता है, वो यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप नाम लिख के और फिर इस स्पेस को क्या कर देना, हटा देना, ऐसे ही मिडिल नेम में, ऐसे ही लास्ट नाम में, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जो नॉर्मली फॉर्मेलिटीज़ है, वो आप अच्छे से पढ़ते हुए फॉर्म भरना। ध्यान रखना, आप किसी तरीके की मिस्टेक मत कर देना, वरना बाद में करेक्शन नहीं होगा। इसमें जो नाम वाला पोर्शन है उसमें किसी तरीके की मिस्टेक मत कर देना, थोड़ी सावधानी के साथ फॉर्म भरना, ठीक है। इसके अलावा ये आपको एग्जाम सेंटर पूछेगा 2, जैसे मैंने अजमेर जयपुर अप्लाई किया है, ठीक है। और ये आधार कार्ड नंबर पूछेगा, पैन कार्ड नंबर पूछेगा, ये दोनों चीज़ें आपको लगानी है। फिर उसके बाद आप लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज जानते हो, तो लैंग्वेज के बारे में 3 चीज़ पूछेगा। जैसे हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेज हो गई, मैंने राजस्थान से अप्लाई किया तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 लैंग्वेज आ गई, सॉरी 3, राजस्थानी आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई। अब वहाँ पर 3 चीज़ें पूछ रहा है, पढ़ना, लिखना और बोलना, ठीक है। क्या आप पढ़ सकते हो, क्या आप लिख सकते हो, क्या आप बोल सकते हो, तीनों पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना, आपको तीनों की तीनों लैंग्वेज पढ़नी भी आनी चाहिए, तीनों की तीनों लैंग्वेज बोलनी भी आनी चाहिए और तीनों की तीनों लैंग्वेज आपकी समझ में भी आनी चाहिए। आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरनी है, आपको पैन कार्ड नंबर भरना है, यहाँ पर स्पेशली लिया है आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर, ठीक है। ये जेंडर वगैरह भर दोगे, मम्मी पापा के नाम भर दोगे। यहाँ पर भी ध्यान रहे, यहाँ पर नाम के बाद में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाता है, तो इस स्पेस को आपको रिमूव करना है, वरना यहाँ पर लिखाएगा इनवैलिड नेम, ठीक है। तो ये एक अच्छी सुविधा भी है कि जैसे आप अगली स्टेप पर जाओगे उससे पहले आपको पीछे वाली स्टेप की जो गलतियां वो इंडिकेट कर दी जाती हैं। लेकिन ये वाली स्टेप हर जगह हो रही थी क्योंकि और किसी फॉर्म में नहीं होता ऐसे। ये पिन कोड वगैरह हो गई, ये दोबारा से सेम एज एड्रेस 2 बार एड्रेस वेरीफाई होता है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो ऊपर एड्रेस भरा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है या टेम्परेरी एड्रेस है, तो ये मेरा परमानेंट एड्रेस था इसलिए मैंने परमानेंट लिखा। कोशिश करो आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखने की। मैंने जनरल से फॉर्म अप्लाई किया इसलिए यहाँ पर 850 रुपये फीस आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक की सिक्वेंस भरनी है सभी के सभी बैंकों में स्टेप बाय स्टेप, कि आप सबसे पहले कौन से बैंक को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद कौन से को देंगे, उसके बाद कौन से को देंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रेफरेंस देते जाएंगे, यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नाम आता जाएगा। जैसे आपने बैंक इंडियन बैंक सुना तो सबसे पहले इंडियन बैंक आ जाएगा, फिर आपने यूसीओ बैंक चुना, यूसीओ बैंक आ जाएगा, फिर आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चुना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। इस तरीके से 11 के 11 बैंक में आपको रैंक डिसाइड करनी है कि सबसे पहली रैंक किसको दोगे, दूसरी किसको, तीसरी किसको। रैंक नहीं कह सकते, प्रेफरेंस कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रैंक शब्द का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसके लिए कितना स्टोरेज चाहिए और किस तरीके की फ़ोटो चाहिए, किस तरीके का सिग्नेचर चाहिए। जीपीजी में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आप वो फ़ोटो सेट करके और यहाँ पर अपलोड कर देना। लास्ट में आपकी जो रिव्यू में क्या होगा, डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर और बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी। उसके बाद आपका
प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको क्या करना होगा, आपका पूरा पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, रीचेक कर लेना है। फिर उसके बाद अपलोड। तो अपलोड में क्या होगा, आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसके बारे में पूछेगा वो पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन कि आपकी ग्रेजुएशन किससे की थी, आपने डिग्री क्या आपकी, जैसे बीएससी है, बीटेक है, बीए है, बीकॉम है, जो भी आपकी। फिर उसमें सब्जेक्ट कौन से थे, आपने कौन से ईयर में पास किया, आपकी कितने परसेंट बनी थी, आपका डिवीजन क्या था, ये चीज़ें पूछेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप पेमेंट कर देना और फिर आप अपनी रिसिप्ट निकाल लेना। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फॉर्म टोटल 6 स्टेपों से गुजरेगा। सेकंड स्टेप में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएगा और अपलोड में आपका क्या आएगा, मार्कशीट या एजुकेशन जो भी है वो आएंगी सारी की सारी। यदि आपने ग्रेजुएशन से आगे भी पढ़ाई कर रखी है, जैसे सपोज डेट आपने पीएचडी कर रखी है, तो उसमें नीचे ऑप्शन खुलते जाएंगे। नेक्स्ट अगेन पर जाओगे, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन बोलने लग जाएगा, फिर नेक्स्ट अगेन में जाओगे, फिर नेक्स्ट अगेन में जाओगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आपने यदि पीएचडी कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, एमफिल भी कर रखी है तो एमफिल भी लगा देना, कोई इशू नहीं है इसमें। और यदि आप ओनली ग्रेजुएशन रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेजुएशन मांग रखा है, ठीक है। तो ये था फॉर्म भरने का स्टेप। अब मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ अभी, जिसमें मैं बिल्कुल डिटेल से चर्चा करूंगा कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। साथ ही साथ आप यदि कहीं पर भी पूरे इंडिया में कोई भी बैंक की वैकेंसी निकलती है या कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में वैकेंसी निकलती है और आप अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।